कल्पना कीजिए कि एक महिला है जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, यानी एसिड हमला हुआ है, और वो बैंक खाता खुलवाने बैंक जाती हैं। लेकिन उनका खाता नहीं खुल पाता है क्योंकि पलक झपकाने की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो नहीं कर सकी। इसी तरह से एक नेत्रहीन व्यक्ति थे जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते थे, लेकिन वो स्क्रीन पर कुछ देख नहीं सके, इसलिए वो उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए। अब ये सिर्फ तकनीकी खामियां नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति की मानव की गरिमा और समानता का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है। और इस बात को अनुभव किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और भारत जो डिजिटल युग की ओर एक तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो हर नागरिक की समान भागीदारी इस डिजिटल युग में बढ़ते हुए दौर में सुनिश्चित कर पा रहा है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया और 30 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और इस ऐतिहासिक फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पहुंच को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा मान लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब डिजिटली विभाजन को पाटना सिर्फ पॉलिसी मेकिंग या नीतिगत विवेक का मामला नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन को सुरक्षित करने हेतु एक संवैधानिक मौलिक अधिकार है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज हम इसी ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया, इस फैसले के क्या निहितार्थ हैं, इन सभी पक्षों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। डिजिटल पहुंच अब मौलिक अधिकार हो गया है, इसी शीर्षक के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा में होने का कारण ही यही है क्योंकि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और 30 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दिया है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो डिजिटली पहुंच है वो जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 के तहत ये भी एक मौलिक अधिकार है। अर्थात डिजिटली अगर आप केवाईसी कराते हैं, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, जैसा कि डिजिटली केवाईसी के संदर्भ में यहां पर बात कही जा रही है कि डिजिटल केवाईसी जब भी होगा तो इस प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए यह आवश्यकता है। और यह सिर्फ अब नीतिगत विवेक का मामला नहीं है, बल्कि ये आवश्यक रूप से ये जरूरी है क्योंकि यहां पर इसको अब संवैधानिक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और इसके लिए सरकार ने कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 निर्देश भी जारी किए हैं। इसी 20 निर्देश के अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि सबके लिए एक समान प्लेटफॉर्म, एक समान भागीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो या कोई किसी शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति हो, उसको समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध न हो। इसलिए अब इस मामले पर गंभीर निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अब नीतिगत विवेक का मामला नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक मौलिक अधिकार है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, तो देखिए यह फैसला आया न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ में। डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार बताया गया और कहा गया कि राज्य को, अर्थात कोई भी जो स्टेट है, वो ग्रामीण क्षेत्र और हाशिए पर अगर कोई वर्ग है, अर्थात कोई वंचित वर्ग है जो कि हाशिए पर है, वो कोई भी हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, जिसकी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने का कर्तव्य जो होगा वो किसका होगा? राज्य का होगा। सिर्फ कर्तव्य नहीं होगा, राज्य को ये डिजिटल पहुंच जो है उसको समावेशी बनाना आवश्यक है, क्योंकि अब इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। तो ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो समावेशी एक ऐसी प्रणाली, डिजिटल प्रणाली विकसित करे जिसमें कि जो ऐसे लोग जो कि हाशिए पर ऐसे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया जाए और उनके लिए इस व्यवस्था को लागू किया जाए। और इसके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 निर्देशों के अंतर्गत एक हम कह सकते हैं गाइडलाइन भी जारी की है। अब देखिए, डिजिटल समावेशन अब कोई नीति का विकल्प नहीं है, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता है। ये बात शुरू में ही आपको बताई गई। अब इस श्रेणी में कौन हो सकता है? जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग है, जैसे कोई ग्रामीण अंचल में रहने वाला व्यक्ति है जिसको कि उतनी टेक्निकल समझ ही नहीं है, तो उसको सरकार या राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो ये चीजें ऐसे तरीके से उपलब्ध कराए कि वो अपनी कम जानकारी की वजह से उससे वंचित ना हो सके। कोई दिव्यांग है तो अपनी शारीरिक अक्षमता की वजह से उससे वंचित ना हो सके। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो उसकी भी अक्षमता है, उसकी वजह से वंचित नहीं हो सके। या कोई भाषाई अल्पसंख्यक है, अर्थात हम डिजिटली अगर कोई चीज उपलब्ध करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो कि उन भाषाओं में जिनमें कि डिजिटली हमारी चीजें उपलब्ध हैं, उस भाषा को न जानने वाला व्यक्ति अगर उस सुविधा से, उस सेवा से वंचित रहता है तो यह भी एक प्रकार का वंचन माना जाएगा। तो भाषाई अल्पसंख्यक अगर कोई है तो उसको भी
आप अलग थलग वो महसूस करने लगे, ऐसी व्यवस्था अब मान्य नहीं होगी। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए, सबको एक बराबर मौका देते हुए, आपको समानता के अधिकार के तहत भी इस पर विचार किया गया है और इसी के बाद इसको 20 दिशा निर्देशों के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अब जैसे केवाईसी जो प्रक्रिया होगी उसमें सभी के लिए उसको सुलभ बनाया जाए, कोई ऐसा ना हो कि कोई दिव्यांग हो, ग्रामीण हो, बुजुर्ग हो, वंचित हो, उस केवाईसी प्रक्रिया में किसी भी कारण से वो वंचित रह जाए। इसी तरह से जो सरकारी वेबसाइटें होंगी या एप्लीकेशन होंगे वो दिव्यांग अनुकूल बनाए जाएं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अनुकूलन की जो नजरअंदाजी होती है उसको अब दूर करने की आवश्यकता है, और जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी डिजिटल ढांचा तैयार करना होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसमें 20 अन्य निर्देशों में अन्य बातें भी कही गई हैं। अब जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अब कोर्ट ने इसी को विस्तार दिया है और कहा है कि हर व्यक्ति को जो व्यक्तिगत उसका जीवन हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसी अधिकार में कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सार्थक और सुलभ पहुंच भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही इसको भी शामिल किया जाएगा, और अब ये आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बन जाएगा। इसका मतलब एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए डिजिटल भागीदारी को भी आवश्यक बना दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो यह अधिकार अन्य अनुच्छेदों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे अनुच्छेद 14 अर्थात जो समानता का अधिकार है उससे भी इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, उससे भी यह संबद्ध है। और अनुच्छेद 38 यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का जो निर्देश देता है, तो इन सारे आर्टिकल से भी इसको जोड़ा गया है। लेकिन अगर आपसे सीधे तौर पर पूछे कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, लेकिन संबंध उसका अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 38 से भी है। अब देखिए, ये तो हुआ इसके विषय में। अब मामला वो क्या था जिसकी वजह से इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट को पहुंचना पड़ा? तो देखिए, एक मामला था प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ का मामला। 2023 में प्रज्ञा प्रसून एक बैंक में जाती हैं, उनको खाता खुलवाना होता है, लेकिन खाता खुलवाने में एक प्रक्रिया होती है केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, जो कि डिजिटली आपकी पहचान की जाती है, आपके चेहरे की पहचान की जाती है, आपके आंखों के को स्कैन किया जाता है। उसके बाद उसमें एक लाइव फोटो खींची जाती है जिसमें कि एक प्रक्रिया होती है पलक झपकाने की। लेकिन ये चूंकि डिजिटली जब ये केवाईसी की प्रक्रिया हो रही थी तो ये एसिड अटैक से पीड़ित थी, और जिसकी वजह से जो पलक झपकाने का जो प्रोसेस था वो सफल नहीं हो पा रहा था, जिससे कि इनकी पहचान सत्यापित नहीं हो पा रही थी। अब देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो इस चीज को अगर ध्यान में रख के डिजाइन किया गया होता कि कोई ऐसी भी पीड़ित या पीड़िता वहां पर पहुंच सकती हैं जिनके साथ ऐसी शारीरिक समस्या होगी, तो शायद ये समस्या नहीं आती, उनके जो पहचान है वो सत्यापित हो जाता। लेकिन एक एसिड अटैक पीड़िता को डिजिटल केवाईसी में जब पलक झपकाने की आवश्यकता के चलते जब परेशानी हुई और उनकी केवाईसी को सक्सेसफुली उनकी केवाईसी नहीं हो सकी, तो यहां पर एक मामला आया। उसके बाद दूसरा मामला था अमर जैन बनाम भारत संघ। अमर जैन का जहां तक मामला है तो ये एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे, ब्लाइंड थे, और ये केवाईसी जब कराने जाते हैं तो इनकी जो व्यवस्था थी, इनकी जो शारीरिक क्षमताएं थी वो भी केवाईसी के अनुकूल नहीं थी। ऐसी दशा में अब यहाँ पर एक स्थायी और संरचनात्मक बाधा इनके सामने भी उपस्थित होती है। अब यहाँ पर अब अगर आप सोचिए कि अगर स्क्रीन रीडर होता या कोई वॉइस असिस्टेंट होता, या हम कह सकते हैं कि अन्य जो सहायक तकनीकी हैं, वो अगर इनके अनुकूल इस व्यवस्था को बनाया गया होता तो शायद ये बाधाएं इन दोनों ही मामलों में उत्पन्न नहीं होती। तो इस वजह से 100% दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति को डिजिटल पहचान प्रक्रिया में बाधा का सामना करना पड़ा। ये दोनों मामले फिर से आते हैं डिजिटल विभाजन की जो समस्या है, अर्थात ये जो खाई है एक सामान्य व्यक्ति में और एक अक्षम व्यक्ति में, उसको महसूस किया सुप्रीम कोर्ट ने और इस निर्णय को दिया है। जैसे स्क्रीन रीडर हुआ, स्क्रीन रीडर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट होते हैं उसको वो वॉइस में बोलता है। इसी तरह से वॉइस असिस्टेंट होता है, ये भी एक एआई आधारित वर्चुअल एक समाधान हम कह सकते हैं, जिसमें कि आवाज द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और उसी निर्देशों को के आधार पर वो काम होता है। तो ऐसे व्यक्ति फिर वो समझकर काम करता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए दृष्टिबाधित है, या कोई हाथ से काम नहीं कर सकता है, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वृद्ध है, तो ऐसी दशा में जो वॉइस असिस्टेंट है वो काम करता है। जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, एप्पल का आपने सिरी को सुना हो गया,
इसी तरह से अमेजन का एलेक्सा हो गया, तो ये सब क्या है? वॉइस असिस्टेंट है। ऐसी सुविधाओं से अगर हम इस प्रकार के जो डिजिटल हम कह सकते हैं जब भी केवाईसीज होते हैं उसमें अगर इन सुविधाओं से लैस रखा जाए तो हमें ऐसी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि इन लोगों को भी, जो वंचित ग्रामीण, बुजुर्ग या इस तरह के अक्षम लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान आप रखिए, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के तहत अब मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो डिजिटल डिवाइड है, अर्थात जो विभाजन है, उसके तहत विभिन्न वर्गों के बीच जो तकनीकी की असमानता है वो उजागर होती है और इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता है। अब इसमें प्रभावित वर्ग कौन कौन था? तो दिव्यांगजन थे, जिसमें कि आप कह सकते हैं जो कि जिनकी सहायक तकनीकी से लैस नहीं था, जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन रीडर की बात की, वॉइस असिस्टेंट की बात की। सहायक तकनीकी से अगर लैस व्यवस्था होती है तो सुलभ वेबसाइट उनके लिए होते हैं, तो फिर इस कमी को दूर किया जा सकता है। एसिड अटैक पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसके चेहरे की पहचान हमेशा बाधा बनेगी, केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करना असंभव होगा। कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, कमजोर इंटरनेट और डिजिटल ज्ञान की वहां पर कमी देखी जाती है। इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यक, जो कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री की कमी है, तो ये सभी वो प्रभावित वर्ग हैं जिसका नतीजा यह हो रहा था कि जिन वर्गों में सबसे अधिक सरकारी सहायता चाहिए वही वर्ग डिजिटल जो व्यवस्था है उससे बाहर हो रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय कहा जाएगा। अब देखिए, डिजिटल विभाजन से निपटने की कुछ प्रमुख पहलें भी, ऐसा नहीं कि शुरू हुई हैं पहले, जिसमें कि आप डिजिटल इंडिया मिशन 2015 को देख सकते हैं। ये एक प्रमुख पहल थी जिसने कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए काफी काम किया और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन भी किया। तो डिजिटल ढांचे का विकास, डिजिटल सेवा की डिलीवरी में सुधार और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना ही डिजिटल इंडिया मिशन 2015 का लक्ष्य था। इसके अलावा दूसरा है डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा, जिसको कहते हैं। इसका उद्देश्य भी था कि पूरे भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ही डिजिटल साक्षरता दिशा को शुरू किया गया था। विशेष रूप से क्या करना था कि जो ग्रामीण और वंचित क्षेत्र थे वहां पर बुनियादी कंप्यूटर और इंटरनेट कौशल से लैस करना था, अर्थात ऐसे लोग जो पिछड़े ग्रामीण एरिया में रहते थे या जहां पर जो वंचित क्षेत्र थे वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बुनियादी कंप्यूटर की शिक्षा है उसको दिया जाए, इंटरनेट के कौशल को उनको सिखाया जाए। और इसका टारगेट था कि 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली साक्षर बनाना। इसके अलावा एक अन्य पहल भारत नेट परियोजना थी, जिसका लक्ष्य ही था कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। 2011 में शुरू किया गया था और 2015 में इसका नाम बदला गया और इसे भारत नेट परियोजना के रूप में जाना गया। तो ये कुछ पहल भी है जो कि इस खाई को पाटने के दिशा में प्रयास किया गया था। इसके अलावा उमंग होता है, जो कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, या डिजी लॉकर होता है। तो डिजी लॉकर में क्या करते हैं, 100 से ज्यादा सरकारी सेवाओं को एक ही ऐप में लाने का प्रयास होता है, जिसमें नागरिकों को डिजिटली दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए सुविधा भी मिलती है। तो ये प्रयास, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय इसीलिए बन जाता है क्योंकि डिजिटली विभाजन को पाटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर विमर्श किया और यह कहा कि अब यह सिर्फ नीतिगत विवेक का मामला नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन को सुरक्षित करने के लिए अब इसको संवैधानिक अधिकार बनाना आवश्यक है और इसीलिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब जरूरत है इस दिशा में और बेहतर काम करने की। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज जो नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, आईएसडीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स के बैच की बात करेंगे। 29 अप्रैल शाम 6 बजे हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, 7 मई सुबह 8 बजे से। 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अंत में हमारी अभ्यास प्रश्न की आती है। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल केवाईसी को अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार को कितने निर्देश जारी किए। विकल्प आपके सामने हैं, 10, 15, 20 या 25। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।